स्कूलों को धमकी भरा मेल भेजा गया है। स्टेप बाय स्टेप एमिटी और शिव नादर को धमकी दी गई है। ये तीनों स्कूलों में पुलिस ने हालांकि चेकिंग शुरू कर दी है। स्कूलों में भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी बताई जा रही है। ये तीनों स्कूल नोएडा के हैं जिन्हें धमकी भरा मेल भेजा गया है और इस वक्त एहतियाती तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल इन स्कूलों में मौजूद है। एक बार फिर से जान लीजिए स्कूलों के नाम। ये स्टेप बाय स्टेप स्कूल है, एमिटी है और शिव नादर को धमकी भरा ये मेल जो है वो स्कूल के मेल पर भेजा गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो तीनों स्कूल हैं, इन तीनों स्कूलों में जैसे ही ये मेल आया उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई है और पुलिस बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचकर चेकिंग में जुट गई है। पंजाब से लेकर कनाडा तक गैंगस्टर कबड्डी खिलाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। इनमें बम्बीहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे का नाम सामने आया। सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कमजोर पड़ने के बाद बिम्बहा गैंग एक बार फिर पंजाब से लेकर कनाडा तक अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। बम्बीहा गैंग का खतरनाक खेल। मूसेवाला थे बहाना, कबड्डी खिलाड़ी है निशाना। पंजाबी गायकों के बाद कबड्डी खिलाड़ियों की बारी। बम्बीहा गैंग कबड्डी खिलाड़ियों से वसूली की तैयारी। पंद्रह दिसंबर को कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया को सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतारने वाले बम्बीहा गैंग का असली प्लान सामने आ चुका है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की मौत के बदले की कहानी तो सिर्फ कहानी ही थी। बम्बीहा गैंग का असली मकसद तो कुछ और ही था। इनसाइड स्टोरी यह है कि इस हत्याकांड को अंजाम देकर बम्बीहा गैंग भारत से लेकर कनाडा तक तहलका मचाना चाहता था। वो चाहता था कि राणा बलाचौरिया के मर्डर के बाद कबड्डी खिलाड़ी, कबड्डी प्रमोटर और कबड्डी लीग में पैसा लगाने वाले फाइनेंसर बम्बीहा गैंग की उंगलियों पर नाचें, उनसे वसूली का नया रास्ता खुले। यानी बम्बीहा गैंग कबड्डी खिलाड़ियों को अपने गैंग में बोली और गोली के दम पर शामिल करना चाहता था। यानी मूसेवाला तो सिर्फ बहाना थे, असली निशाना तो कबड्डी खिलाड़ी थे। राणा बलाचौरिया हत्याकांड के दिन पुलिस ने भी यही कहा था कि इस कांड का सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है और राणा बलाचौरिया को कबड्डी में वर्चस्व की जंग की भेंट चढ़ाया गया है। ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ नहीं ਹੈਗਾ। न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले खुलासा किया था कि नॉर्थ इंडिया के गैंगस्टर्स के निशाने पर पंजाबी सिंगर्स के बाद अब कबड्डी प्लेयर्स और कबड्डी लीग निशाने पर हैं। राणा हत्याकांड ने उस खबर को सही साबित कर दिया, क्योंकि जुर्म की दुनिया में नई पहचान की तलाश में जुटे बम्बीहा गैंग को इस हत्याकांड ने सुर्खियों में ला दिया। सूत्र बताते हैं कि बम्बीहा गैंग ने कबड्डी प्लेयर राणा बलाचौरिया को मारने के बाद सोच समझकर सिद्धू मूसेवाला का नाम लिया। सोशल मीडिया पोस्ट करके ये दावा किया कि उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए राणा बलाचौरिया की हत्या की। मोहाली पुलिस ने भी दो टूक कहा था कि बम्बीहा गैंग ने मूसेवाला के नाम का इस्तेमाल अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने और अटेंशन लेने के लिए की थी और अब पता चला है कि पूरी प्लानिंग बम्बीहा गैंग के नए मुखिया की थी। बम्बीहा गैंग के नए मुखिया का नाम है शगुनप्रीत। ये वही शगुनप्रीत है जो कभी सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था और एक हत्याकांड के बाद ऑस्ट्रेलिया भाग गया था, जबकि इससे पहले लकी पटियाल बम्बीहा गैंग का मुखिया बताया जाता था। लेकिन नई कहानी यह है कि बम्बीहा गैंग के दो मुखिया हैं, पहला लकी पटियाल और दूसरा शगुनप्रीत। ये दोनों मिलकर कबड्डी खिलाड़ियों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मूसेवाला मर्डर के बाद से पुलिस ने कई पंजाबी गायकों से पूछताछ की थी। नतीजा ये हुआ कि बड़े पंजाबी गायकों ने गैंगस्टर्स से दूरी बना ली और पंजाबी गायकों से वसूली का दरवाजा धीरे धीरे बंद होता गया। इसके बाद गैंग्स ने कबड्डी खिलाड़ियों को टारगेट किया। पहले लॉरेंस गैंग और अब बम्बीहा गैंग कबड्डी खिलाड़ियों के पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर कबड्डी खिलाड़ी पंजाब और हरियाणा के हैं। और इसीलिए दोनों गैंग्स ने कबड्डी लीग में घुसपैठ शुरू कर दी और कबड्डी खिलाड़ियों को मौत के घाट उतारा।
बीते कुछ साल में 15 से ज्यादा कबड्डी खिलाड़ियों की हत्या हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर हत्याकांड में गैंगस्टर एंगल शामिल है। 15 दिसंबर 2025 को राणा बलाचौरिया की मोहाली में टूर्नामेंट के दौरान हत्या कर दी गई। इसी साल नवंबर में गुरदेव सिंह को लुधियाना के समराला में गोली मार दी गई। इससे पहले अक्टूबर में तेजपाल सिंह को लुधियाना के जगरांव में मार दिया गया। जून 2025 में कबड्डी खिलाड़ी सोनू नोल्टा की पंचकुला में हत्या। सुखविंदर सिंह सोनी को नवंबर 2024 में मौत के घाट उतारा गया, जबकि मार्च 2022 में संदीप नंगल अंबिया को जालंधर में एक मैच के दौरान सरेआम गोली मार दी गई थी। यानी पंजाब में एक नई गैंग वॉर शुरू हो चुकी है। निशाने पर हैं कबड्डी खिलाड़ी, जिन्हें पहले लॉरेंस के गुर्गों ने टारगेट किया और अब बम्बीहा गैंग मौत की नींद सुला रहा है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों के लिए गृह मंत्रालय का एक ऐसा ऑर्डर आया है जो न सिर्फ आंतरिक सीमा को सुरक्षा देगा बल्कि दुश्मन के हर वार को नेस्तनाबूद कर देगा। ये है सीमावर्ती इलाकों में नए बंकरों का निर्माण। जी हां, दरअसल सीमा पर बंकरों की संख्या बढ़ाने की तैयारी हो रही है। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने बॉर्डर के पास के जिलों से पूरी रिपोर्ट भी मांगी है। देखिए न्यूज़ 18 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आरिसपुरा इंटरनेशनल बॉर्डर। जम्मू कश्मीर का ये वो गांव है जहां रहने वाले लोग हमेशा इस डर में जीते हैं कि कहीं पाकिस्तान की ओर से कोई गोला बारूद उनके घर पर आकर न गिर जाए। युद्ध के हालात या सीमा पर समय समय पर बढ़ने वाली टेंशन से इन्हें जमीन के नीचे बने बंकर ही बचा सकते हैं। इसी वजह से गृह मंत्रालय ने सीमा के पास बने गांवों में बंकरों की संख्या बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके लिए सीमावर्ती जिलों के मजिस्ट्रेट से बंकरों की जरूरत की लिस्ट मांगी गई, क्योंकि वहां बंकरों की संख्या कम है और जो है भी बारिश से उनकी हालत खराब है। हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और यहाँ पर मैं बंकर के अंदर जा रही हूँ। हालांकि हालत बहुत ज्यादा खराब है। कोशिश करेंगे हम आपको दिखाने की कि बंकर की हालत किस तरीके से बाढ़ और बारिश से खराब हो चुकी है। पूरी तरीके से हालत जो है इनकी खराब है। लेकिन खास तौर पर एक निर्देश जो है वो मिला है MHA से कि इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां पर जितने भी लोगों को बंकर्स की जरूरत है उनके लिए बंकर्स बनाए जाए। उनकी सूची जो है वो तैयार की जा रही है। जम्मू कश्मीर के आरिसपुरा इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक बसे इन गांवों के लोग भी बंकरों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वो गृह मंत्रालय के फैसले से खुश नजर आए। मैम अच्छा लग रहा है हमें बंकर की जरूरत है। जो भी बंकर है वो भी खराब पड़े हैं। हाँ, इसलिए हम ये मांग करते हैं कि इन पे जो 3 भी बंकर हैं इन पे मोटियां बने और हमें और गांव में बंकर दिए जाएं। ये जो बंकर है इनकी मोटी नहीं अच्छा मैम नहीं है। हाँ, इसलिए जब बारिश भी आती है पानी सभी का सभी अंदर जाता है। अंदर चला जाता हाँ, तो और इसमें फायरिंग की हमें कोई वो नहीं है कि इसमें टीने डाली है, पानी की रिकॉर्ड की है। मैम पानी तो अंदर ही आता है। पानी अंदर आता है। गृह मंत्रालय के नए बंकर बनाने और पुराने बंकरों की मरम्मत करने के आदेश पर जिले के अधिकारियों ने भी ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया। कहीं लिस्ट बन रही है तो कहीं लिस्ट बनाकर गृह मंत्रालय को भेजी जा चुकी है। कमेटी हमने जो है यहाँ पे बनाई थी, विच वॉज हेडेड बाय द तहसीलदार कंसर्न, BDO कंसर्न और PWD डिपार्टमेंट। तो एक ज्वाइंट वेरिफिकेशन करके जो है लोगों के साथ में पूरी ग्राम सभाएं हुई थी। लोगों को मौके पे गए थे, उनके घरों का निरीक्षण किया गया हुआ है और उसके तहत वी हैव सबमिटेड अ लिस्ट टू द गवर्नमेंट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द सेम। जम्मू कश्मीर में कुल 7 सीमावर्ती जिले हैं। जम्मू, सांबा और कठुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जबकि राजौरी और पुंछ नियंत्रण रेखा यानी LOC के नजदीक है। कश्मीर घाटी में बारामूला और कुपवाड़ा वो जिले हैं जो सीमा के नजदीक हैं।
गृह मंत्रालय ने इन सभी जिलों में बंकर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्र बता रहे हैं कि ये कदम पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान नागरिक इलाकों को निशाना बनाने की फिराक में है। बारिश की वजह से भी बहुत सारे बंकर बर्बाद हो चुके हैं, यानी नए बंकरों की जरूरत भी है और पुराने बंकरों की मरम्मत की जरूरत भी, क्योंकि बंकर सीमा के नजदीक रहने वाले लोगों का सुरक्षा कवच है, जो जरूरत पड़ने पर उन्हें दुश्मन के हमलों से बचाते हैं। लगता है पुतिन ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि वो यूक्रेन के डॉनबास पर बारूदी हमले करके पूरी तरह से उस पर कब्जा कर लेगा। खुद जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि रूस साल 2026 में भी यूक्रेन पर भीषण हमलों की तैयारी कर रहा है। खबर तो यहां तक है कि अब पुतिन परमाणु बम की तरह हमला करने वाली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और सैनिक से यूक्रेन पर हमला करने जा रहे हैं। डॉनबास पर बारूदी कब्जा, डंके की चोट पर पुतिन का ऐलान। रूस यूक्रेन जंग को लगभग 1400 दिन होने जा रहे हैं। अभी तक पेरिस, लंदन और बर्लिन में हुई जेलेंस्की की तमाम युद्ध मीटिंग के बाद भी ना तो यूक्रेनी सेना यूरोप और नेटो के हथियारों के बलबूते पर रूस को खदेड़ पाया और ना ही रूस के कब्जे में गई जमीन को यूक्रेन वापस हासिल कर पाया। अब खबर यह है कि रूस ने अमेरिका को दो टूक कह दिया है कि अगर यूक्रेन जल्द ही युद्ध विराम करने पर तैयार नहीं होता है तो रूस जबरदस्त हमले करके यूक्रेन को तबाह कर डालेगा और यूक्रेन के डॉनबास पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। लगभग 4 साल से चल रही इस भीषण जंग में हालात इस कदर संगीन हो गए हैं कि राष्ट्रपति पुतिन की सीधी धमकी के बीच यूरोपीय देशों ने भी बड़ी जंगी तैयारियां शुरू कर दी है। खबर तो यहां तक है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने टेलीग्राम चैनल पर ऐलान किया है कि रूस नए साल यानी 2026 में ही यूक्रेन पर नए सिरे से भीषण हमले शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। इधर रूसी सेना ने ऐलान कर दिया है कि दिसंबर महीने से ही रूस अपने दुश्मनों पर मीडियम रेंज की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ओरेशनिक से हमले शुरू कर देगा। और अगर रूस ऐसा करता है तो आप ये जान लीजिए कि रूस की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक परमाणु हथियारों से हमला करने में सक्षम है और ऐसी स्थिति में रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को भी भस्म कर देंगे। फिलहाल यूरोप ने रूस से बड़ी जंग की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं। इधर पुतिन ने अपने ताजा बयानों से दो टूक कह दिया है कि रूस यूक्रेन पर भीषण हमला करके पूरे डॉनबास पर कब्जा कर लेगा। जेलेंस्की की नेटो को चेतावनी, 2026 में रूस का बड़ा हमला। क्या साल 2026 में भी यूक्रेन पर रूस के तूफानी हमले होते रहेंगे? ये दावा खुद जेलेंस्की ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब अमेरिका रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। खबर तो यहां तक है कि यूरोप और नेटो के देश भी मिलकर रूस से पूरी ताकत से युद्ध करने का मन बना चुके हैं। रूस भी अच्छी तरह से जान चुका है कि यूरोपीय और नेटो देश किसी भी कीमत पर युद्ध विराम नहीं होने देंगे और यही वजह है कि पुतिन ने मॉस्को में रूसी सैन्य कमांडरों के साथ हुई मीटिंग में दो टूक कह दिया कि रूसी सेना किसी भी कीमत पर यूक्रेन पर हमले कम नहीं करेगी और हमले बेहद तेज होंगे। पुतिन जो बयान यूक्रेन पर भीषण हमलों को लेकर दे रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा और कड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर शांति वार्ता रूस की शर्तों के मुताबिक आगे नहीं बढ़ी
तो रूस यूक्रेन में अपने नियंत्रण वाले इलाकों का और विस्तार करेगा। पुतिन ने ये चेतावनी वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की वार्षिक बैठक में दी है। उन्हें संकेत दिया कि कूटनीति विफल हुई तो रूस सैन्य ताकत के दम पर अपने लक्ष्य हासिल करेगा। रूस अपनी ऐतिहासिक भूमि को सैन्य संसाधनों के जरिए मुक्त करने के लिए तैयार है। पुतिन पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास को लेकर के बयान दे रहे थे। पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास 53,200 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जिसका 75% हिस्सा रूस के कब्जे में आ चुका है। डॉनबास यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें डोनेस्क का 26,517 वर्ग किलोमीटर का इलाका है और लुहांस्क का 26,684 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। पुतिन इस पूरे इलाके को जीतना चाहते हैं और उधर यूक्रेन और यूरोप किसी भी कीमत पर रूस को ये इलाका देने को तैयार नहीं है। Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта. Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы. रूसी सेना का दावा है कि वो पूरे फ्रंट लाइन पर रणनीतिक बढ़त बनाए हुए है। पुतिन ने रूसी सैनिकों को युद्ध में तपे हुए बताते हुए कहा कि उनकी लड़ाकू क्षमता का कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी ओर यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने इन दावों को खारिज करते हुए रूस पर संप्रभुता उल्लंघन का आरोप दोहरा दिया है। दिसंबर में ओरेशनिक से हमले, खौफ में यूरोप यूक्रेन। इधर पुतिन ने रूस की बढ़ती सैन्य ताकत और परमाणु क्षमता का भी डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है। परमाणु क्षमता से लैस ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल को दिसंबर महीने में औपचारिक रूप से सेवा में शामिल किया जाएगा। पुतिन ने दावा किया कि नवंबर 2024 में इस मिसाइल के पारंपरिक संस्करण का इस्तेमाल यूक्रेन के एक कारखाने पर हमले में किया गया था, जिसे रोका नहीं जा सका। रूस की हाइपरसोनिक ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल यूरोप और यूक्रेन का काल साबित हो सकती है। ओरेशनिक एक हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM है। ओरेशनिक परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी गति मैक 10 यानी ध्वनि की गति से 10 गुना तेज है। इसकी मारक क्षमता लगभग 5,500 से लेकर 6,000 किलोमीटर तक आंकी गई है। एक ही मिसाइल अलग अलग लक्ष्यों पर एक साथ कई वॉरहेड गिरा सकती है। अपनी अत्यधिक गति और उड़ान के दौरान दिशा बदलने की क्षमता के कारण इसे वर्तमान में अधिकांश एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा रोकना लगभग असंभव माना जाता है। रूस ने पहली बार इस मिसाइल का उपयोग 21 दिसंबर 2024 को यूक्रेन के डोनिप्रो शहर के खिलाफ एक हमले में किया था। अब यही मिसाइल बड़े पैमाने पर यूक्रेन से लेकर यूरोप तक दिसंबर 2025। और बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है। डॉक्टर नुसरत प्रवीण ज्वाइन करेंगी ड्यूटी। आयुष डॉक्टर नुसरत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त पटना से आती हुई। डॉक्टर नुसरत प्रवीण ज्वाइन करेंगी ड्यूटी। जो पहले खबर सामने आ रही थी कि वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं करना चाहती हैं, लेकिन अब बड़ी खबर ये कि डॉक्टर नुसरत प्रवीण जो है वो ज्वाइन करने वाली हैं अपनी ड्यूटी। सीएम नीतीश से नहीं है कोई नाराजगी, उनकी तरफ से ये कहा गया है। गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर महफूज रहमान ने इसकी जानकारी दी है और ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किसी तरह की कोई नाराजगी जो है वो नहीं है आयुष डॉक्टर नुसरत प्रवीण को, और वो अपनी जो सरकारी नौकरी है उसे ज्वाइन करेंगी। गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर महफूज रहमान ने इसकी जानकारी दी है। तो डॉक्टर नुसरत प्रवीण से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। वो नौकरी ज्वाइन करेंगी और बुर्का प्रकरण मामले में जिस तरीके से चीज़ें सामने आई उसके बाद से कहा जा रहा था कि नुसरत प्रवीण जो हैं वो ज्वाइन नहीं करना चाहती हैं, लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि आयुष डॉक्टर नुसरत प्रवीण जो हैं वो नौकरी ज्वाइन करेंगी। और नियुक्ति पत्र जब दिया जा रहा था उस दौरान उनकी नाराजगी की बात कही जा रही थी। गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज के जो प्राचार्य हैं उनकी तरफ से एक
बड़ी जानकारी सामने आती हुई। संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पटना से। रजनीश, एक बड़ी खबर डॉक्टर नुसरत परवीन को लेकर, जिसमें वो अब ड्यूटी ज्वाइन करने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए अब तक की सबसे बड़ी खबर है नुसरत से जुड़ी हुई, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार कयासों का दौर गर्म था और नुसरत अब तक कहीं भी किसी भी मीडिया कैमरे पर नहीं आई है खुद से, और ऐसी चर्चा चल रही थी कि नुसरत सरकारी सेवा ज्वाइन नहीं करेंगी, क्योंकि 15 तारीख को ही सीएम नीतीश कुमार ने आयुष चिकित्सकों को जो है नियुक्ति पत्र दिया था, जिसमें नुसरत को भी नियुक्ति पत्र दिया था। लेकिन कहा जा रहा था कि हिजाब खींचने के मामले में जो है नुसरत नाराज हैं और सरकारी सेवा ज्वाइन नहीं करेंगी, डॉक्टर की जो नौकरी है वो ज्वाइन नहीं करेंगी। लेकिन नुसरत के जो प्राचार्य हैं, जिस गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज में हम इस वक्त पहुंचे भी हैं, और नुसरत के प्राचार्य न्यूज 18 से बातचीत में साफ कह दिया है कि नुसरत से बातचीत हुई है और कहीं से भी सीएम नीतीश कुमार को लेकर नुसरत नाराज नहीं है। बेवजह इसे इस्लाम से जोड़कर देखा जा रहा है और मुस्लिमों से भी इन्होंने अपील की है, इसे हिंदू और मुस्लिम ना बनाए। ये पूरा मामला जो है एक तरह से सॉर्ट आउट हो चुका है और दूसरे लोग इसे नाराजगी में तब्दील कर रहे हैं। नुसरत कहीं से नाराज नहीं है। नुसरत 2 से 3 दिनों में जो नियुक्ति पत्र मिला है उसके आधार पर वो नौकरी ज्वाइन करेंगी। और हमारे साथ प्राचार्य भी है विभाग, डॉक्टर महफूजुर रहमान, उनसे भी सीधी बातचीत हम करवाते हैं। प्राचार्य हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे अब फोन पर, जो पूरी जानकारी देंगे। महफूजुर रहमान। हाँ, हेलो जी महफूज रहमान जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि नुसरत परवीन को लेकर जो खबरें चल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि नहीं वो ज्वाइन नहीं करना चाहती हैं, वो इच्छुक नहीं हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई थी? अभी मेरी बात हुई है उसके क्लासमेट से, बिल्किस परवीन उनकी एक क्लासमेट है जी, उनसे बात हुई है। बोले कि मेरी बात कल भी हुई थी और आज भी हुई है। तो उसने बोला कि मैं कल जो है 20 तारीख को अपने ज्वाइनिंग देने जा रही हूँ। और जो नाराजगी की बात थी वो कहीं से कोई नाराजगी नहीं है? जी, इस मैटर पे भी मेरी बात हुई तो उसने कहा कि नहीं, हमने तो कोई ऐसा कोई मीडिया में या किसी से भी मैंने कोई बात नहीं कही है। जो हमसे रिलेटेड जो मीडिया में बात फैलाई जा रही है वो गलत झूठ है, सरासर झूठ है। और न तो मैं मुख्यमंत्री से नाराज हूँ और न तो मैं और किसी और लोगों से जो है कि वहाँ पे लोगों से नाराज हूँ। तो वो अब अपनी ड्यूटी कब ज्वाइन करेंगे, एक बार फिर से दर्शकों तक जानकारी दे दीजिए। सैटरडे में, कल जो है 20 तारीख को ज्वाइन करेंगी वो। ये यानी ये जो पूरा प्रकरण था जिसमें हिंदू और मुसलमान करने की कोशिश की जा रही थी, उस पर भी एक तरीके से विराम लग गया है। बिल्कुल, ये हिंदू मुसलमान नहीं था, मतलब ये था कि पर्दे से रिलेटेड जो था कि भाई कोई भी महिला के साथ जो इस तरह का, तो वो लड़की बोली कि नहीं, हमारे साथ ऐसा कोई व्यवहार गलत नहीं किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। ये ठीक है, उन्होंने जो है कि हमें ये कहा था कि अरे सारे बच्चे जो है कि खुशी मना रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और तुम जो है चेहरा क्या ढकी हुई है। तो उन्होंने हमारे चेहरे से जो है अपने हाथ से हटा दिया मेरा कवर को जी। तो ये बात थी, लेकिन हमको उसे कोई हट नहीं हुआ है। डॉक्टर रहमान, आपकी व्यक्तिगत बातचीत हुई नुसरत परवीन से? व्यक्तिगत नहीं, उसके क्लासमेट से मेरी बात हुई है अभी, जो उसके क्लासमेट है। नुसरत से आपकी कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई है? अभी बात नहीं किया हूँ मैं, अभी बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसको भी मैं मुबारकबाद दूंगा, ताकि कल ज्वाइन, जो मुझे खबर मिली है अभी, तो वो ज्वाइनिंग करने जा रही है, तो मैं अभी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ज्वाइन करने को लेकर किस वक्त, कोई ऐसा निर्धारित वक्त है कि इस वक्त तक वो ज्वाइन कर सकती हैं? बोली कि 10 से 11 के बीच में हम ज्वाइन करेंगे सुबह। परिवार के लोगों से आपका संपर्क हो पाया है? हाँ, परिवार के लोगों से तो मेरी बात होती है। बोला कि नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है हमारी। परिवार के लोगों से हुई है मेरी बात। यानी बेवजह इस पूरे मसले को एक मजहब से जोड़कर फिर देखने की या तूल देने की कोशिश हो रही थी? जी जी, ये बेमतलब का जो है कि मजहब से इसको कोरिलेट कर दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें बच्ची को कोई नाराजगी नहीं है। और हमको लगता है कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में भी अक्सर कम्युनिटी को जो है कि कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, या नाराज कोई नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोग जो, जिसको कुछ लोगों को इसके मफाद होगा या कुछ उसका इंटरेस्ट होगा, वही लोग जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर महफूज रहमान। और उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि कल ज्वाइन करने जा रही हैं नुसरत परवीन। लेकिन फ्री दिया जाता है